नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस उसमें पूछे गए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस दत्त या देविका रानी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री आपको बताना है। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को लिखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नरगिस दत्त। ठीक है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी BS रमा देवी, ऑप्शन सी अमृत कौर और ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो थी BS रमा देवी। कौन थी? BS रमा देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 3, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे? ठीक है, अभिनेत्री हम लोगों ने देखा नरगिस दत्त, लेकिन अभिनेता की बात की जाए तो कौन थे? ऑप्शन है देवानंद, ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर। तो कौन थे? वो थे पृथ्वीराज कपूर। याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता जो थे वो थे पृथ्वीराज कपूर और अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। प्रश्न संख्या 4 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 325, 445, 350 और 552। आपको पता है कि लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य यानी अधिकतम सांसद की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 552। कितना हो सकता है? 552 अधिकतम। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 5 है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अब देखिए, हम लोगों ने देखा लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या हो सकती है 552 हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में कितनी हो सकती है? 552, 550, 250 और 252। तो कितने हो सकते हैं? तो 250। याद रखिएगा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250, 250। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 6 देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? मीरा कुमार, सुषमा स्वराज या सुमित्रा महाजन? पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की, तो नो डाउट आप सबको पता है मीरा कुमार। उसके बाद बनी थी सुमित्रा महाजन। ठीक है, दूसरी ये थी। चलिए, प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न संख्या 7 है, प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? भारत की जनता, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य? तो अभी हमारे देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं कौन है? ओम बिरला है ना, ओम बिरला। तो इनकी नियुक्ति जो हुई वो किसके द्वारा की गई? तो आप सबको पता है कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ? 1950, 1952, 1954 या 1955? तो लोकसभा का प्रथम जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? मान लीजिए कि अभी यहाँ पर ऑप्शन देखें तो प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष। मान लीजिए अभी ओम बिरला जी हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष हैं, अगर इनको अपना त्याग पत्र देना हो तो किसे देंगे? तो किसे देंगे? उपाध्यक्ष को। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे देश की लोकसभा उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है GV मावलंकर, अनंत सैनम आयंगर, बलदेव सिंह और आकाश सिंह बादल। तो हमारे देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? वो थे GV मावलंकर। ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि प्रश्न संख्या 12, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष?
तो नो डाउट आप सबको इसका आंसर पता होगा। सही आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। वहीं राज्यसभा की कितनी होती है? 6 वर्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? पहले तो हम लोगों ने देखा जीवी मावलंकर थे, लेकिन उपाध्यक्ष की बात की गई है, कौन थे? श्री अनंत सैनम आयंगर, के बिरला, जीवी मावलंकर और गणेशम सत्यार्थी। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे श्री अनंत सैनम आयंगर। ठीक है। और प्रथम अगर वही पूछा जाता अध्यक्ष, हम लोगों ने ऊपर देखा तो वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? वह कौन सा हमारा अनुच्छेद है संविधान में जिसके अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, डिफाइन किया गया? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 या फिर अनुच्छेद 112? तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अनुच्छेद 110। देखिए अगर अनुच्छेद 110 की बात हम करें तो इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। 108 जो है इसके अंतर्गत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगर हम वहीं बात करें 111 अनुच्छेद की तो इसके अंतर्गत विधायकों पर अनुमति के बारे में इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 112 जो है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? देखिए सेवानिवृत्त होते हैं कौन? सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वह कितने वर्ष की एज में सेवानिवृत्त होते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी आयु सीमा जो रखी गई है रिटायरमेंट की 65 वर्ष रखी गई है। ठीक है। अब देखिए उसके साथ अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें यानी हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 62 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? तो होते हैं 62 वर्ष। तो आपको ध्यान देना है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाए यानी सुप्रीम कोर्ट तो इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 है, और वहीं अगर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात की जाए तो 62 वर्ष है। क्लियर? चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 17 कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी या कब की गई थी? 1910 में, 1915 में, 1916 में या 1921 में? कौन से वर्ष पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो 1916 में किया गया था। ठीक है। कब किया गया था? 1916 में। प्रश्न संख्या 18 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की संख्या यानी न्यायाधीशों की संख्या जो है उसको बढ़ाना है तो वो किसके पास अधिकार है? राष्ट्रपति के पास है, उपराष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है या संसद के पास है? तो ये जो अधिकार है, ये जो पावर दिया गया वो संसद को दिया गया। ठीक है। संसद के पास ये अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में समय के साथ वृद्धि कर सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? ठीक है। अपोजिशन लीडर राज्यसभा में किसे चुना गया? सबसे पहली बात कमलापति त्रिपाठी, रामकृष्ण हेगड़े, राम सुभग सिंह या नीलम संजीव रेड्डी? किसे सबसे पहले राज्यसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया? ये चुना गया था कमलापति त्रिपाठी को, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राज्यसभा की बात है। लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? कृष्ण राम मूर्ति, नारायण दत्त तिवारी जिन्हें हम शॉर्ट में एनडी तिवारी भी कहते हैं, राम सुभग सिंह या सुमित्रा महाजन? तो पहली बार लोकसभा में विपक्षी दल का नेता जो चुना गया राम सुभग सिंह को चुना गया। और वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा राम सुभग सिंह। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक जो है जो कि आर्टिकल 110 में है, तो यह जो सबसे पहले पेश किया जाता है वो किस में किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में या किसी भी सदन में नहीं, या इनमें से कोई नहीं? राज्यसभा में किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है या किसी भी सदन से हो सकता है या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा धन विधेयक जो है सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? कौन यह निर्णय लेगा कि यह विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं? तो ये किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है।
प्रश्न संख्या 23, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। मान लीजिए कि धन विधेयक है और ये लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन इसको राज्यसभा जब भेजा गया तो धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक अधिकतम रख सकती है, रोक सकती है। 6 माह, 3 माह, 2 माह या 14 दिन। एक क्वेश्चन को कई दफ़ा पूछा गया है। इसका प्रश्न जो आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 23, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। 14 दिन, ठीक है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन से ही, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं। अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 111। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 74, ठीक है। आर्टिकल 74। देखिए आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 के तहत होता है। आर्टिकल 76 से भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। अगर हम 68 की बात करें तो ये क्या है, उपराष्ट्रपति पद के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त अगर हो जाता है पद तो उसको भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में इसमें वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 105 की बात करें तो इसके अंतर्गत संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 111 जो है इसके अंतर्गत विधायकों पर अनुमति के बारे में बताया गया। और अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, ठीक है, पद का वर्णन किया गया 76 आर्टिकल 76 में। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और महान्यायवादी जो होते हैं यानी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वह भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। और यह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। इसका कार्य क्या है, विधि सलाह देना। और भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन या उस समिति में बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता, ठीक है, याद रखिएगा। किसी भी सदन में यानी लोकसभा राज्यसभा में भी यह अपना क्या है, सदन में अपनी समिति के अकॉर्डिंग समिति के द्वारा बोल सकते हैं, लेकिन अपना मत नहीं दे सकते, ठीक है। इसी को आप याद रखिएगा। और भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना जो है ये महान्यायवादी का ही काम है, यानी अपना पक्ष जो है भारत सरकार का पक्ष जो है अटॉर्नी जनरल ही रखते हैं। और संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर, ठीक है, न होने पर भी महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकता है, इसको आप याद रखिएगा। और महान्यायवादी का वेतन कितना है, 2.5 लाख रुपए प्रति माह। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है अटॉर्नी जनरल होता है, लेकिन राज्यसभा की यहाँ पे राज्य सरकार की बात आई है तो कौन होता है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उच्च न्यायालय। तो आपको मैं बता दूं महाधिवक्ता, ठीक है। कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत के होते हैं और राज्य की बात आए तो महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। महान्यायवादी हम लोगों ने देखा भारत सरकार और राज्य सरकार महाधिवक्ता, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तो आपको बता दूं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये प्रावधान जो है आर्टिकल 148 में वर्णित है। सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो पदावधि है वो 6 वर्ष है या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए वो लागू होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी जो है वो त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। और अभी वर्तमान में अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की बात करें तो कृष्ण चंद्र मुर्मू है, ठीक है। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं और 26 नंबर प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है, हाँ प्रश्न संख्या 26 है, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है राष्ट्रपति, संसद, महान्यायवादी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अभी हमने तुरंत आपको बताया, जस्ट बताया कौन होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम सीएजी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, सीएजी के बारे में आप लोगों ने देखा तो सीएजी का जो है, ठीक है, सीएजी का हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 148, ठीक है। 148 से लेकर 151 तक, ठीक है। 148 से लेकर 151 तक किसके बारे में है, सीएजी के बारे में, जिसमें महालेखा जो है
परीक्षक भी कहा जाता है। तो महालेखा परीक्षक का जो आर्टिकल है जिसमें कि प्रावधान है कि भारत में एक महालेखा परीक्षक होगा, ये आर्टिकल 148 में है। और 149 की अगर बात करें तो इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 150 जो है इसमें संघ के और राज्य के लेखाओं का प्रारूप के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 151 जो है इसमें संपरीक्षा प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से मिलता है या कहाँ से दी जाती है? आरबीआई से, एसबीआई से, राज्य के संचित निधि से या भारत सरकार के संचित निधि से? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो ये राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, क्योंकि ये उच्च न्यायालय जो है राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य में अगर बात की जाए तो राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा, और अगर वही सुप्रीम कोर्ट है तो ये संचित निधि से दिया जाता है, केंद्र संचित निधि से दिया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। और अगर उच्चतम न्यायालय की बात होती है तो भारत सरकार के संचित निधि से। प्रश्न संख्या 28 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं, यानी कितने न्यायाधीश का भी प्रावधान है? तो कितने हैं? 33 जो है न्यायाधीश प्लस 1 आपके सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको मिलाकर कितने हैं? 34। प्रश्न संख्या 29 देखिए, प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 66 वर्ष, 6 वर्ष या 66 वर्ष? ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो पहले हो जाए वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 देखिए, किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? वह कौन से पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी रामकृष्ण हेगड़े, ऑप्शन सी MC बालयोगी और ऑप्शन डी PM संगमा। किसके विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए? तो ये लाया गया था जीवी मावलंकर पे, गणेश वासुदेव मावलंकर पे लाया गया था। प्रश्न संख्या 31 देखिए, वर्तमान में, और ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। ठीक है, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की संख्या देश में कितना है? तो उसकी संख्या है 25। ठीक है, 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिए, कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता का, मुंबई का और मद्रास का जो हाई कोर्ट है एक साथ स्थापना हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था? 1874, 1880, 1862 या 1884? तो ये हुआ था 1862। ठीक है, कब हुआ था? 1862 में। प्रश्न संख्या 33 देखिए, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 156। तो यहाँ पे बात आई है राज्यपाल की। तो राज्यपाल का अनुच्छेद जो है यानी कि संविधान में जो राज्यपाल की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 153 में। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 153 में। अगर हम कुछ और अनुच्छेद की बात करें, जैसे कि यहाँ पे अनुच्छेद आप देखें 155, तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। ठीक है, और वहीं 54 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है, और 156 की बात करें तो राज्यों के राज्यपाल के बारे में इसमें बताया गया है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, 153 से लेकर 162 तक का जो आर्टिकल है वो राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, 156 जो है ये क्या है? 156 राज्यपाल की पदावधि से है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब राज्यपाल के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसके तहत 155 के तहत। और राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए जो कुछ योग्यताएं रखी गई हैं वो है कि सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, दूसरा भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, और साथ ही साथ वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल की पदावधि पद की ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक की होती है। जब वो पद ग्रहण कर लेंगे उससे 5 वर्ष तक की अवधि तक वो राज्यपाल रह सकते हैं, और राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं।
राज्यपाल को शपथ संबंधी राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा दिलाया जाता है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल भी हो सकता है, ऐसा आप देख सकते हैं, मिलता है एक्स्ट्रा चार्ज जो मिलता है। और राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है आप सब कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है आप कमेंट करके बताएंगे। और आपको मैं बता दूं कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तो उसे जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है वही वेतन मिलता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या, अगर 2 राज्यों का आपको अतिरिक्त प्रभार मिला है तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति आपको वेतन निर्धारित करेंगे वो दिया जाएगा। और राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। जब पद पे रहते हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, और राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है। और राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, यानी जिस तरह से माने जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर यूपी से यूपीपीएससी, बिहार से हैं तो बीपीएससी, तो इन सब आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। ठीक है, और राज्य विधानसभा को अगर भंग करना है तो वो अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कौन होता है भाई, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होते हैं? महान्यायवादी, है ना, अटॉर्नी जनरल जिसे बोलते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संसद, मंत्रिमंडल, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो देखिए, उच्च न्यायालय हो या फिर आपका उच्चतम न्यायालय हो, इनकी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इनके संख्या बढ़ाने की जो पावर है वो संसद के पास। ठीक है, इस नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 216। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 216। देखिए, अनुच्छेद 214 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल 214 से लेकर 232 जो है ये उच्च न्यायालय के संबंध में है। 214 में क्या कहा गया है कि हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय का वर्णन जो है वो 214 में। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, इसके बारे में बताया गया है। 216 में है उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है, जो कि हम लोगों ने देखा। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय पर लागू होना, इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 219 जो है इसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में कहा गया है। 220 जो है इसमें अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निबंधन यानी कि उस पर रोक लगाया गया है। और 221 में क्या है, न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में बताया गया। उसी तरह से अनुच्छेद 222 है जिसमें कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो हस्तांतरण होता है उसके बारे में है। और 223 जो है इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 224 जो है इसमें अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 क में उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति। 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। 226 में कुछ याचिका जैसे रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है वो किया गया है। 227 में सभी न्यायालय के अधीक्षण के उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है। और 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय का अंतरण यानी हस्तांतरण के बारे में बताया गया है। 229 में उच्च न्यायालयों के जो हैं अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में है। और 230 में जो है उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार के बारे में है। और 231 जो है इसमें 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं कि 214 जो है वो क्या है, हम लोगों ने देखा राज्यों के लिए अपना एक उच्च न्यायालय होगा ये बताया गया। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दूं कि जो रीट जारी होता है तो 32 आर्टिकल जो 32 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करने की शक्ति देती है। ठीक है, एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हमारे देश में जो आया है, हमारे संविधान में जो है वो कहाँ से लिया गया है,
तो रसिया के संविधान से लिया गया है। और याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया है, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, और इसी के अंतर्गत इसको जोड़ा गया, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरह से टॉप मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं पार्ट 4 का। नेक्स्ट पार्ट में हम सब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप सबको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।